बेल घंटी दबा लीजिएगा। एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में जो आपका रिजल्ट में आपका देरी होगी, आंसर की जो है आपका कल तक आपका है, इवनिंग तक आपको 8 बजे तक देखने को मिलेगा। और 1.5 लाख की संभावना है आने वाले भविष्य में आप लोग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और क्या क्या संभावना है उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट के साथ, उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन हम आपके समकक्ष रखने की कोशिश करते हैं। कल आपका बीपीएससी टीआरई 3 का है, 8 बजे से ये जारी होने की संभावना है। और हम जानते हैं और हम सारे न्यूज़ को जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का जो है आपका आंसर की आज नहीं जारी हुआ था, यानी कि आज आपका 28 को। कल आपका एक 1 to 5 का जो है सिर्फ 1 to 5 का अपलोड होगा, 8 बजे से ये देख सकेंगे। 1 to 5 का सिर्फ पीआरटी वालों के लिए। और 30 अगस्त को आपका है 6 to 8 का आपका जारी होगा। 2 सितंबर को आपका माध्यमिक यानी कि उच्च माध्यमिक के जारी होगा आंसर की। ये रजनीश कुमार जो है प्रेस वक्ता है उनका कहना है। और आपत्ति के लिए 7 दिन का मिलेगा समय, यानी कि आपको 26 सितंबर आपके फिर से आपको कोई प्रॉब्लम होती है जानबूझ करके, आपको पता है बीपीएससी अगर कुछ गलती करती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए लोग 7 दिन का समय देंगे। इवन आपको ये और भी बढ़ा सकते हैं जब आपको मौका मिलेगा, तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। 7 डेज बहुत होता है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को, जहाँ पर बीपीएससी जानबूझ के गलत किए होंगे या फिर आपके से पैसा लेना चाहेंगे, तो उसको आप उसको कर सकते हैं, उसको क्लेम करके फिर उसको सही करवाना होगा। एक एक नंबर का फाइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बीपीएस पहले जो है 1 to 5 का आएगा, फिर 6 to 8 का, फिर 9 से 10th का, फिर 11 से 12th का आएगा रिजल्ट। हालांकि इसका उल्टा करना चाहिए मेरे अगर देखेंगे तो, अगर मेरा जो मानना है, क्योंकि 9 से 11 से 12th वाला का रिजल्ट अगर पहले आता है और डीवी इनका पहले हो जाता है, तो ओबियसली 9 से 10th वाला को ज़्यादा मौका मिलेगा। और वो जो लोग यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे उन लोग की यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये जानबूझ के करेंगे, पीआरटी का 1 to 5 वाले को देंगे, ताकि अगर इन ये डीवी हो जाएगा तो 6 to 8 की वैकेंसी रह जाएगी। उनकी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर निकालेंगे, यानी टीआरई 4 में निकालेंगे, फिर 9 से 10th की भी निकालेंगे, ताकि अगर यहाँ पर जो बीएड वाले होंगे, अगर इससे यहाँ सिलेक्शन हो जाए या यहाँ हो जाए, तो इन लोग की वैकेंसी खा जाए। 1 सीट पर 1 रिजल्ट आने की अब कम संभावना है, जो कि काफ़ी लोग डिमांड करें। डीवी रिजल्ट आने से पहले आपका डीवी होना चाहिए, 1 सीट पर 1 रिजल्ट हो। 100% जितने भी रिजल्ट है, जिस तरह से आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में नहीं दिया गया था, उसकी मांग कर रहे हैं। ये स्टूडेंट की डिमांड है, हमारी नहीं, पर्सनल आप सभी की डिमांड है। इसमें हजारों लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करते हैं। आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 से ज़्यादा टीआरई 3 में नहीं जाएगा कट ऑफ, जो आपको बताया जा रहा है। ऐसी संभावना है, जिस तरह से आपका जिस संभावना जो आपको बताया गया, यानी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको जिस तरह से आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 की रही थी कट ऑफ, वही रहने वाली और समकक्ष रहने वाली, क्योंकि उसमें संख्या है कि जो भी है उसमें ज़्यादा ऐड ऑन नहीं हुई है। और बहुत कम अभ्यर्थी जो हैं उसमें मतलब कर सकते एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस तरह से होड़ लग चुकी थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में 1,70,000 वैकेंसी, बट वो अब वो चेंज हो चुका है, प्रोस्पेक्टस जिसको कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले अब उतना रुझान नहीं रखते हैं इन सारी चीज़ों में। लोग फॉर्म भर करके एग्जामिनेशन नहीं देने आए हैं टीआरई 3 में, खासकर जब पेपर लीक की समस्या देखी गई है, इंटरनल धांधली देखी गई है, ये सारे रीजन्स के कारण है। लड़कों की संख्या डे बाई डे, चाहे आपके बिहार के हों, बिहार में कई लोग तो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। 2 लाख, हालांकि एज पर द गवर्नमेंट्स बता रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा मैंने वैकेंसी दिया है, उसको सेलेक्ट भी करा चुके हैं। अब जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो बार बार क्यों देंगे? हाँ, वो अगर जोन चेंज करना चाहते हो, यानी डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते होंगे, कोई भागलपुर का है और उसका घर है गया में, तो ओबियसली ये लोग ट्राई करेंगे। उसकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। एनी हो, चलिए मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। और मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं, जो आपका टीआरई 4 के लिए जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 4 को लेकर के आयोग तैयार है। अक्टूबर के अंतिम वीक में आपको, यानी लास्ट वीक में आपको, और 20 नवंबर से पहले, ये डेट भी देख सकते हैं, यानी अक्टूबर का लास्ट वीक और 20 नवंबर से पहले आपको विभाग से रिक्तियाँ आने की जारी होगा सूचना। कुछ देर बाद आपके देखिएगा पूरा इंटरव्यू, ये आपका न्यूज 18 का प्रकाशन से ये रजनीश कुमार का ये सारा वक्तव्य है। चलिए, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। आईसीसी के देख सकते हैं निर्विरोध ही ये विजय हो चुके हैं फिर से आपके जैसा जैसा फिर से निर्विरोध आपके आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट फिर इसी वीडियो के साथ एज यूजुअल हम, अगर आपका कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट है, डीवी से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन से 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th के लिए
तो आप अपना क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कल तक आपको मैंने सारा एडिटेरिया का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दिया है, और उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। चाहे आप पीआरटी के लिए जाए या फिर 6 to 8 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 9 से 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का किसी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन बिहार एसएससी या फिर रेलवे जेई लोग जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके रुके हैं उनके लिए भी अपडेट है। आपका कल तक यानी कि आपका 29 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो जो लोग अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तब कर दीजिएगा। जो लोगों का ग्रेजुएशन है, आने वाले समय में एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। जिनकी मैथ, रीजनिंग और यहाँ के जीके जीएस पर पकड़ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक पर। एज यूजुअल हम आपको बताए थे कि आज हम घटना चक्र का हम किसी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, कोई सजेशन रहता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ये आपको बताना चाहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप पे कई लोग इसमें बता रहे हैं कि क्या भविष्य में इसकी कंटिन्यूटी होगी नहीं होगी, ये सारे रीजंस के कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको लिंक आज ही की डेट में आपको क्रिएट करके, जिसमें हम किसी का नंबर नहीं दे सकते, आप मेरा नंबर नहीं दे सकते, हम आपका नंबर नहीं दे सकते। इसमें मेल फीमेल की भी आपका सिक्योरिटी रहेगा। तो आप लोग वो फॉलो कर लीजिएगा। जब भी अपडेट होगा या फिर पीडीएफ नोट शेयर किया जाएगा तो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जिसके आप यहाँ पर टेलीग्राम में जाकर के आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात कर लें। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के आप देखिए। और बैकअप चैनल आपका शंकर चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उसका मैं जवाब दे देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। आलोक पारस, BC2 में SST में आपका 9 से 10 में आपका 76 में हो जाएगा, 76 में आपको हो जाएगा। आपको कट ऑफ जो भी 9 से 10 वाले हैं इवन सभी लोग का एक बार हम क्लियर कर दें। ये देख सकते हैं पीआरटी का लास्ट टाइम, अभी मैंने आपको बताया लास्ट टाइम ये रहा था TRE1 में और TRE2 में, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम थी। और इस बार ये रहने वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं 9 से अगर 6 to 8 की अगर SST की बात करें तो इस तरह से आपका UR के लिए रहने वाला है, EWS का, EBC, BC, SC ST का ये रहने वाला है। इधर मेल और इधर फीमेल का देख सकते हैं। ये आपका मैथ और साइंस का और ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। मैथ और साइंस, संस्कृत, उर्दू आप देख सकते हैं। और फिर आपका 9 से 10 के लिए जो अभी पूछ रहे थे लोग का आपका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी कनेक्टेड है, या लाइक कर दीजिएगा एटलीस्ट। ये देख सकते हैं आपको SST के लिए आपका ये रहने वाला है। SST के लिए आपका BC2 EBC में आपका देख सकते हैं ये रहने वाला है, 75 से लेकर के 80 के बीच में रहेगा। और ये अगर BC है तो आपका 80 से 85 के बीच में रहेगा। फीमेल का यहाँ देख सकते हैं UR का 91 से 95 के बीच में रहेगा। हालांकि ये नंबर कम होगा। UR वाले को बेनिफिट होगा क्योंकि 40% पर ही रिजल्ट बनकर तैयार होगी, 40% पर ही रिजल्ट बनकर तैयार होगी। चलिए कोई क्वेश्चन और रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, और ये आपका 11 से 12 वाले जितने भी लोग हैं, इंग्लिश, मैथ्स और आपका यहाँ पर है हिस्ट्री का, और ये कंप्यूटर के लिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के लिए ये परफेक्शन आईएएस का स्टार्ट किए थे हम 4-5 क्लास से लिए, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो फिर इसको क्लोज करना पड़ा। घटना चक्र का हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। घटना चक्र का हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग का सहयोग होगा। और यानी कि आपको सहयोग इन द सेंस कि आप लोग को देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा, तो ही आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चलिए घटना चक्र को स्टार्ट करते हैं। आपका एंशिएंट हिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं। 10-20 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं समझ लेंगे। उसके बाद फिर इसका सीरीज हम ला देंगे। 2-4 दिनों में छुट्टी लेकर के आप 5 घंटे 6 घंटे का हम मैराथन ऑलरेडी एक बार हम कंप्लीट करा चुके हैं। आपको पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका था, हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी, पूरा साइंस, बिहार स्पेशल सारा इसका कंप्लीट करवा चुके थे। इस बार आपको लोग का सहयोग रहेगा। पूरा TRE4 वाले के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा फिर से।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका शुभारंभ करते हैं आपका, और ये है प्राचीन इतिहास का पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अंजीर से, दम्ब से, दम सदाह से, या फिर आपके मैं दूसरे कलर देता, या फिर कुली गुलबदन बेगम से, या मेहरगढ़ से। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। ABCD जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। पर जो भारत में पशुपालन और कृषि के जो साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ ये आपको भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम स्थल है, मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के मध्य में मानव बचाव का क्षेत्र था। जिस तरह से अभी आप लोग का है कि आप जिस भी परिस्थिति में रह रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, पठारी भाग में रह रहे हैं, या फिर आप समुद्र के किनारे मुंबई या फिर चेन्नई वाले जितने भी तमिलनाडु या गोवा प्रदेश है, हो सकता है भविष्य में आने वाले 100-200 साल 500 साल ये ख़त्म हो जाए। जिस तरह से कई बार हड़प्पा संस्कृति देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो ये आज के टाइम हम लोग को इवोल्यूशंस का है, इवोल्यूशंस चेंज होते रहता है। एक क्वेश्चन आता है कई लोगों ने देहात में गाँव में आपने सुना होगा, पहले अंडा आया था मुर्गी आया था ये सारी चीज़ें का जवाब आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को जानकारी होगा, जो लोग ज्योग्राफी या बायोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। कुछ विद्वान हैं जो मेहरगढ़ में आपको पशुपालन का जो काल है 8500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सब कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में जो है स्थित लहुरा देव हम यहाँ से 9000 से लेकर के 7000 के मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम जो है एंशियंट टाइम का कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिए, जिस तरह से इंडिया में राजस्थान सबसे बड़ा एरिया लेकर बैठा हुआ है, उसी तरह से पाकिस्तान में सबसे बड़ा आपका बलूचिस्तान है। अगर आपको पाकिस्तान का नक्शा आप देखेंगे इस तरह से कुत्ते का जैसा नक्शा है, तो यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान, यानी नीचे वाला साइड ही जो पड़ता है पाकिस्तान। उसके बाद इस्तांबुल यहाँ पर पड़ता है, उसकी राजधानी, और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर से हमेशा विवाद होते रहता है, और ये राजस्थान से लगा हुआ है। और यहाँ पर खाद्यान्न के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेहरगढ़, हालांकि ये अखंड भारत का पहले पार्ट हुआ करता था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को ये हमारा बच्चा पैदा हो गया, यानी पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इंडिया का कोई जन्म नहीं हुआ है। इंडिया ऑलरेडी आदि अनादि काल से था और आदि अनादि काल तक रहेगा, इसकी भविष्य है। बट ये आने वाले समय में जिसका जन्म होता है, ये आपको अपने के धर्मों में, हिंदू धर्मों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एटलीस्ट जाना होगा। अभी जितने भी साल के हैं, 20-25 साल के तो एटलीस्ट होंगे आप लोग। तो जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु तय है, ये एकमात्र सत्य है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था, एक दिन ऐसा आएगा तो इसकी मृत्यु भी होगी। हो सकता है ये अपना बच्चा अपने अपने साथ मिल जाएगा, अखंड भारत का फिर पार्ट बन जाएगा। देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला जो है स्थल जो है कोलडीवा प्रयागराज जिले में आपका बेलून नदी के तट पर स्थित है। आपका यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसे भी मिले हैं माना जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ कई आपको आंसर मिल गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग किसको कहते हैं? तो ताम प्रासान युग को ही, यानी कॉपर एज जिसको कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले CBSE वाले समझिए, इसको देख सकते हैं। आपका जो है ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिसकी संस्कृति में तांबे की औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। उन्हें हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यानी कि कॉपर एज जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो उसमें लाल रंग के देख सकते हैं। अभी भी समय में लाल मिट्टी का ज़्यादातर यूज होता है, ना कि नीला, हरा, ये सब रंगों का नहीं। ये देख सकते हैं BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये सारे जितने भी हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक साक्ष्य, एक आईना प्राप्त होगा कि इसी को देख करके पढ़ना है। इसी को जिस तरह से होता है ना, कभी भी आप किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मान लीजिए, किसी का मैथमेटिक्स या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप उसमें ज़्यादा डूब जाएंगे। लेकिन आपको इतना ही देखना है, इतना ही जानना है जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बाद में आप R&D करते रहें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहें, आपके पास समय रहेगा। पहले आप सिलेक्शन से ले लीजिए, अपने फैमिली को सुदृढ़ कीजिए, फाइनेंशियली रूप से आप उनको हेल्प कीजिए।
चलिए, हड़प्पा जो है निवासी जो मिट्टी के बर्तन का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक जो आपका हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों में दो श्रेणी थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे जो है चित्रित मृदभांड हुआ करते थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग का ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के जो है पकाने के बाद जो होते भूरे रंग के हो जाते थे, हल्के भूरे रंग का। इसका कलर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका कलर आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका कलर जो है इस तरह से आपको जब हो जाता है हल्के भूरे रंग का, इस तरह से लाल हो जाता था मिट्टी का साइज। लाल रंग की पुताई कर देती थी और निचले हिस्से में काले रंग से आपका उसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। जब आपका घड़ा इस तरह से बन करके तैयार होता तो ऊपर से लाल और नीचे से ब्लैक कलर कर देते थे। ब्लैक कलर की उसमें नक्काशी कर देते थे, जो भी अपना कलाकारी करते थे। और ऊपर से हांडी लगा करके चावल दाल जो भी सब्जी अपना बना करके वो खाते थे, या फिर जो भी कुछ पानी जल्दी इसमें पीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपको मैंने बताया अभी, ये आपका आर्द्र ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। आर्द्र ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है आपका पठनीय लेखन के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है प्रागैतिहासिक, यानी जिससे हमको कुछ पढ़ लिख नहीं पाया उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब भारतीय इतिहास में आपका लगभग 2300 से बीसी से लेकर के 600 बीसी का कालखंड जो है आर्द्र ऐतिहासिक कहा जाता है, यानी आधा लोग मतलब कुछ चीज़ों को पढ़ पाते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। सिंधु सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, परंतु अभी तक इसे पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसको लिख दिया गया, जैसे कि आपको अशोक के अभिलेख आपने देखा होगा, प्रिंसेप जॉन प्रिंसेप ने इसको खोजा था अशोक के अभिलेख को सबसे फर्स्ट टाइम। ये आपका ब्रिटिश समय में ही खोजा गया था, 1834 या 35 के समय के काल है, उसमें बताया गया था। जॉन प्रिंसेप ने इसको खोजा, लेकिन कई चीज़ों का अभी भी नहीं खोजा गया। ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, प्राकृतिक लिपि में जो लिखी जाती थी वो सारी चीज़ें, उसको कई लिपियां हैं, कई ऐसे शब्दों हैं जिसको पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? आर्द्र ऐतिहासिक, यानी कुछ चीज़ों को हम पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें सबसे क्या है? पकी हुई ईंट से बनी इमारत है, ये ठीक है। प्रथम असली मेहवाड़ है, पूजा स्थल इनको मिला, कला आप कह सकते हैं। इसमें एक से अधिक है, आपका ई ऑप्शन इसमें माना गया। इसमें देख सकते हैं बीपीएससी 63 का ये क्वेश्चन है, और इसमें आपका 5 ऑप्शंस मिलते थे। अभी बीपीएससी टीआरई में भी मिलता है, और 70th के लिए जाएंगे तो उसमें 4 ऑप्शंस मिलता है, उसमें 1/3 निगेटिव आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन का माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे का जो है एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर और नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें मोटराइड द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से बनी आपको जो निर्मित इमारतें होती थी, या सुनिश्चित वास्तुकला होती थी, या उन्नत व्यापार होता था, ये वाणिज्य जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। यानी कि these are the benefits for the all English medium, you will have to know all the things। चलिए, आपको जो भी हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन बोथ लैंग्वेज, बिकॉज आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको पढ़ना लिखना या समझना दोनों में आना चाहिए। आप मीडियम कुछ भी रख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, इंग्लिश में आप दीजिए, हिंदी में दीजिए। इवन कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी, ज्योग्राफी कुछ ऐसे टर्म होते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश में आना चाहिए, एटलीस्ट उसको इंग्लिश पता होना चाहिए वो वर्ड का मतलब क्या होता है। तो कई ऐसे, जैसे अगर आप 120 क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो 20 ऐसे 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको हिंदी में कई बार ट्रांसलेट करके, यानी हिंदी के क्वेश्चन को देख करके आपको टिक लगाना पड़ता है, और इंग्लिश में देख करके आपको समझना पड़ता है। एटलीस्ट आपको समझना, क्योंकि जरूरी है आपका अंडरस्टैंडिंग। और दोनों की अच्छी बात है कि बीपीएससी है, एक पेज में इस साइड आपको हिंदी देता है, और दूसरे साइड आपके इसी साइड आपको दूसरे साइड आपको इंग्लिश देता है। तो आप दोनों मान लीजिए यहाँ से 1 से लेकर के 6-7 क्वेश्चन ही आते हैं एक पेज में। एक क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ। इस सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी देखेगा, इंग्लिश मीडियम में आपको देखेगा 1 2 3 4 5 6, ये आपको बेनिफिट हो जाता है। तो आप दोनों में प्रोफिशिएंट होइए, यानी एटलीस्ट जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा कहलाता है लोथल में, ये गुजरात में पड़ता है।
लोथल प्राचीन हड़प्पा जो है सभ्यता के सबसे आपको दक्षिणी शहरों में पाई जाती है। ये जगह अगर आप देखेंगे हड़प्पा का मानचित्र अगर देखेंगे इस तरह से बनता है, पिज़्ज़ा का कलर का, आपको पिज़्ज़ा का कलर का इस तरह से आपको बनता है। तो ये लोथल यहाँ गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। गुजरात में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान का सारा भाग आ जाता है। तो पिज़्ज़ा का कलर कह सकते हैं या ट्रायंगल का उल्टा भाग कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोथल यहाँ गुजरात में पाए जाते हैं। बाकी आप इंडिया की पिक्चर देख लीजिएगा। यह आधुनिक गुजरात में आपको आधुनिक जो अभी के समय में गुजरात में है, इसकी पहली खुदाई जो है एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था? लोथल की खोज एस.एन. राव। इसी के साथ आप 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसने किया था, कब किया था? और दूसरा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था और कब किया था? ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह अभी मैंने बताया ये आपका लोथल है। बंदरगाह उसको कहते हैं जो मतलब कि एक साइड से समुद्री मार्ग हो ताकि वो वहाँ से आवागमन कर सके, दूसरे देशों से व्यापार कर सके। हड़प्पा नगरी जो है आपका लोथल गुजरात अहमदाबाद जिले में आपको भोगवा नदी पर, कहाँ पर है? तो भोगवा नदी याद रखिएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ? गोदीवाड़ा का। सबसे बड़ा यही आपका है, दक्षिण भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन को रिलेट कर पाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का हम करवा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, इससे बहुत आराम से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देख से रिपीट होना शुरू हो गया ये देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो है गुजरात में, सेम क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा गया, बस लोथल। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो मानव आपके है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, मैं बता देता हूँ। जीवाश्म उसको कहते हैं यानी कि आप ही का साक्ष्य, अगर आप आज मरे हैं 200 साल 300 साल के बाद आपकी जो हड्डियाँ हैं गल करके फिर इस तरह से जो आपका खाद्य सामग्री बनाते हैं उसी को कहते हैं जीवाश्म। कई सालों से आपने सुना होगा कई ऐसे देश होंगे, कई ऐसे शहर होंगे जहाँ से ज़्यादा जीवाश्म यानी कि जैसे ईरान हो गया, वहाँ पर कोई ना कोई आज से हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले वहाँ पर जंतुएँ, जानवर, फल, पौधे, ये सारे जो हैं मरे जले जो जितने लोग होंगे ईंटों और पत्थरों या पहाड़ों के नीचे जमे होंगे और कई सालों के बाद ये जीवाश्म बन जाते हैं। आप भी हो सकता है मरेंगे, अगर आप दफनाए गए या फिर कुछ भी हुआ तो उसके आपके शरीर ये सारे चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रथम आपको मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी में मिला है? तो आपको नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित मिला है, जो कि हथनौड़ा में पड़ता है, जो कि आपका सीहोर मध्य प्रदेश में है। आपका नामक पुरास्तर से प्राप्त हुआ है। इसकी जो खोज है जो थे जो अरुण सोनकिया ने किया था। अरुण सोनकिया से ने किया था। वर्ष कब से? 1982 में किया था। इसके बारे में कोई भी साक्ष्य इससे पहले नहीं हुई थी। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। आज़ादी के से पहले भी कुछ मिली थी 1921 में। हड़प्पा वाले कई लोगों ने अप्लाई अभी नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 से 3 हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो आप लोग बताइएगा। चलिए, तो इस तरह से जिसमें आपकी आज़ादी नहीं हुई थी उसमें से भी खोजी जा रही थी कि एंशिएंट टाइम में क्या हुआ, और ये आज़ादी के बाद के समय के। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई थी? ये आपका जितने भी प्रतिमा गंधार शैली से है, मथुरा शैली से है, मौर्य शैली से है, गुप्त शैली से है। ये उपयुक्त में से एक शैली, क्योंकि इनकी जो है प्रतिमा कई शैलियों में प्राप्त होती है और कई जगह है इनको प्राप्त होती थी। ये ऑप्शन इसका सही है। देख सकते हैं कुषाण काल में गंधार और मथुरा शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी या खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। हालांकि वो खुद जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति जब उनको 35 साल की उम्र में हुआ था बोध गया में, तो उन्होंने खुद बोला था मैं एक भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान के रूप में कभी पूजा ना जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी जो ज्ञान यानी जो ज्ञान प्राप्त करने की जो विपासना जिसको कहते हैं, विपासना करने की जो शैली है, हर किसी की बस की बात नहीं होती। जब किसी को जो होता है ना, मान लीजिए यूपीएससी आपका टारगेट है, आईएएस क्या है, आईएएस टारगेट है, और आपने प्रयास किया, आप 4 5 6 अटेम्प्ट आपके खत्म हो गए, तो कल के डेट में आपके ही भाई या आपके पड़ोसी को आईएएस बन जाएगा, तो आपके क्या करेंगे? उसके सामने आप अपना नतमस्तक करेंगे, पैर जोड़ेंगे, अरे यार मेरे से नहीं हो पाया, तुम महान है। तो उसी तरह से कई लोग हैं
मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, आपको उसको कोरिलेट कर पाएंगे। उसी तरह से महात्मा बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो 29 साल के एज में घर छोड़े थे और 6 साल की जो तपस्या उन्होंने किया, 6 साल में जो तपस्या किया और जिस स्थिति में वो तपस्या किया, सब कुछ छोड़ करके घर परिवार शादी ब्याह वो सारे ऐशो आराम जो आप रोज आज के समय में देख सकते हैं, लाल पीला हरा सब कुछ छोड़ करके, जिनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई और सारे ऐशो आराम उनके पास है। उसके बाद पुत्र भी हुआ, राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। ये क्वेश्चन सारे आते हैं, जो मैं सारी चीज़ बोल रहा हूँ ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, रियल ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो राहुल इसलिए रखा गया था उनका नाम, राहुल की जब बच्चा हुआ उनका, यानी बेटा हुआ, लड़का हुआ उनका, तो कई लोग खुश होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरे राह के रुकावट है, इसलिए इसका नाम राहु के रुकावट से राहुल नाम पड़ गया। और आज के समय में कई हीरो हैं, शाहरुख खान है, कई लोग इसी नाम पर से यूज करते हैं, राहुल आप नाम रखते हैं। एनी हाउ चलिए इस टॉपिक करते हैं। जब 29 साल की उम्र में वो घर को त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं और 6 साल के लगातार तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका जो मार्ग था प्रशस्त करना है, विपासना जो जिससे ज्ञान की प्राप्ति उनको होती है। उन्होंने खुद बोला था, आपको किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं, किसी को मूर्ति पूजा करने की जरूरत है, किसी के समय आपको कुछ नहीं करना, बस अपने अंदर वो सारी चीज़ों को देखिए, आपके अंदर ही आपका सारा चीज़ है। वो ब्रह्मांड है, वो विष्णु है, आपका महेश है, जो भी आप मानते हैं, जो भी धर्म मानते हैं, वो सारे आपके अंदर ही विद्यमान है। बस उसको परत दर परत जो मिट्टियाँ चढ़ गई है, कई जन्मों का कर सकते हैं, कई कर्मों का कर सकते हैं, वो आपको हटाने का कर्म आपको पता होना चाहिए। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। यू विल हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग इन योर बॉडी, वॉट एवर हैपन्स, और टिल नाउ अभी तक आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं घटा, कितने जन्में हो चुके हैं, कौन माता पिता, आपके पास कोई योग्यता नहीं है, आपकी योग्यता इन द सेंस कि आपके पास कोई भी ये नहीं अधिकार था कि आप किस माता पिता के गर्भ से निकलेंगे, यानी कि ओवम या फिर आपका स्पर्म की से होंगे। बायोलॉजिकल अगर फैक्टर देखें, बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम जाने तो आपकी कोई भी इसमें योग्यता नहीं है, 1% भी आपकी कोई भी इच्छा नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ करता है, कल के डेट में आप कोई मान लीजिए आपका कोई राहुल ही एग्जाम्पल दे दीजिए, अभी राहुल का राहुल आज हिंदू के धर्म में आया तो हिंदू उसका राहुल पड़ गया, और यही मुस्लिम धर्म में आया तो इसका रहीम राम रखाएगा, और यही राहुल जो है इसका ओबड़ी और इसे सारी चीज़ें स्पर्म से मिल करके वो सिख के नाम में तो उसका कुछ और नाम रखाएगा, वही कोई जैन में जैनिज्म में कोई और नाम रखाया जाएगा, उसके कुछ और है। मान लीजिए राहुल एक और बच्चा पैदा करता है जिसका नाम डी है, ABCD कुछ में रख लीजिए ये अगर आप सक्षम नहीं है पालने में, ये उठा करके ए दे दिया इसको पालने के लिए, तो सिख सरदार बन जाएगा, या फिर इसमें डाल देगा तो मुस्लिम डालेगा। इसमें कहीं भी किसी की भी योग्यता नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, यू विल हैव टू एक्वायर ऑल द थिंग्स जो कि आप में कमियाँ हैं, जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं आते, रीजनिंग नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आता है, आप उसी चीज़ों को 50 बार पढ़िए, एक ही बुक को 50 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, आप एक्वायर कर लेंगे। कोई भी डरने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ से भागने की जरूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। यही गौतम बुद्ध भी कह के गए, बट लोगों से अब वो हो नहीं पाया तो उनको भगवान बना दिया गया। चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं। काफ़ी अलग चीज़ों को मैंने टच किया, लेकिन आपको कोई हेल्पफुल होगा। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको भविष्य में आपको इससे चीज़ें हेल्प होगा। यस नो में भी ज़रूर बताइएगा जो लोग अभी कनेक्टेड हैं, ताकि पता चले हाँ कुछ लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा जितने लोग अभी हैं, यस नो में भी कुछ आपको हेल्प होगा, यस हाँ या ना। चलिए कुषाण में आपका गंधार में आपको मथुरा सैलिन में भी देखने को मिला था। बुद्ध आपको बौद्धित्व आपको बहुसंख्यक मूर्ति का आपका बैठी और खड़ी में मिलता है। BS अग्रवाल के अनुसार जो है आपका BS अग्रवाल के आपको मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में आपके ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था। सबसे पहले कहाँ? तो मथुरा में, यूपी के मथुरा में हुआ था, और जहाँ इसके लिए पर्याप्त आधार थे। हेंगसांग के विवरण के अनुसार जो है बुद्ध की प्रथम आपका प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के रूप निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में थी, ये कोई निश्चितता नहीं थी, तो आपके ई ऑप्शन माना गया, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, या फिर एक से अधिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग के लिए। भारत में पहले साम्राज्य का भारत में अगर देखें तो साम्राज्य का स्थापन किस शासक के द्वारा की गई थी? सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, पहले साम्राज्य के लिए
चंद्रगुप्त मौर्य की गणना जो है भारत के महान शासकों में होती है, और ये देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया था। ये नेक्स्ट है, यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है। वह पहला शासक सम्राट था जिसने बृहद भारत पर अपना शासन स्थापन किया है। यानी कि इससे पहले जो भी थी शासन हुआ करता था, जिससे कि आपका धनानंद है या फिर जो भी है, तो छोटी छोटी एक एक कस्बे में, कोई यूपी में कर रहा है, कोई एमपी में कर रहा है, कोई आपका राजस्थान में कर रहा है, इस तरह से बटे हुए थे। लेकिन जो पूरे अखंड भारत का जो है सबसे बड़ा एक बिहारी, सब प्रभारी कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे अखंड भारत को पूरा शासन करने का ये इन्हीं को जाता है, सम्राट जिसको कहते हैं। तो पहले साम्राज्य को जिसको कहते हैं, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसी का वंशज है आपका। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट चलते हैं। ये वह है भारत का पहले प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। किसने इसको बनाया था चंद्रगुप्त को? तो चाणक्य ने इनको बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह पहला सम्राट था जिसने बृहद भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारत साम्राज्य से बड़ा था। समझ सकते हैं, ब्रिटिश भारत से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा जो है ईरान से मिलती थी। ईरान से लेकर के अभी कटक से लेकर के आपका कटक से लेकर के आपका कहा जा भी जाता है अफगानिस्तान तक, ईरान तक, ये सारी चीज़ें हुआ करती है, जिससे उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? कलिंग विजय आप लोग को पता है, तो आपको इसमें है कलिंग विजय का अभिलेख 13वें अभिलेख शिलालेख में मिलता है, से प्राप्त होता है। और ये अशोक का 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईस्वी में इसमें हुआ था, और ये अशोक के द्वारा किया गया था। और इसके बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। हृदय परिवर्तित हो गया था। लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पर जनसंख्या में लोगों की हत्या की गई थी, और हृदय परिवर्तन होने के बाद ये बौद्ध धर्म कर लिया था, और अपने पुत्र को और पुत्री को संघमित्रा और अशोक को भेजा था श्रीलंका की इसका प्रचार प्रसार